हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था एनसीईआरटी का ये सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हमने बताया था कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो आज उससे आगे हम समझेंगे, ये क्लास नंबर 2 होगा। और हमने स्टार्ट क्या किया था, तो एनसीईआरटी क्लास 6 हमने बेसिक से स्टार्ट किया। एनसीईआरटी क्लास 6 का स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले चैप्टर को पढ़ा था, जिसका नाम था कि भोजन कहाँ से आता है। आज हम लोग पढ़ेंगे भोजन के घटक क्या क्या है, भोजन में मौजूद क्या क्या होती है, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं। एनसीईआरटी आप जब खोलिएगा तो उसमें आपको सेकेंड चैप्टर मिलेगा भोजन के घटक। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, भोजन के घटक। इसको कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो उसको समझते हैं। उसमें आपको सबसे पहले मिलेगा पोषक तत्व। अब पोषक तत्व क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो एक पोषक तत्व उन घटकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनकी हमारे शरीर को बढ़ने, जीवित रहने और विभिन्न दैनिक गतिविधियों को चलाने के लिए आवश्यकता होती है। वो क्या कहलाती है, तो वो आपको पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व से के कारण ही हम लोग कोई भी काम करते हैं, चाहे उठते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं, टहलते हैं, जो भी काम है। अगर शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाए तो कोई भी काम हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो पोषक तत्व में बहुत सारे चीज पाए जाते हैं। तो मुख्यतः इसको 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भाग क्या क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो आपका पहला क्या है, तो विटामिन। पहला क्या होता है इसमें, विटामिन होता है। दूसरा खनिज, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा प्रोटीन और वसा। ये जो 5 तत्व हैं ये हमारे क्या होते हैं, पोषक तत्व में मुख्य 5 घटक हैं। तो हमारे भोजन में मुख्य रूप से कितने पोषक तत्व हैं, ये पोषक तत्व कितने पोषक तत्व हैं, तो 5 होते हैं। तो कौन कौन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब इसको एक एक करके समझते हैं कि किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किसमें विटामिन, उसको समझ लेते हैं। तो इसके अतिरिक्त भोजन में पानी और आहारीय फाइबर और पानी भी होता है, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब समझते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है तो उसको समझते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, यानी शक्ति प्रदान करना। कोई भी काम करने में ऊर्जा, फुर्ती आती है, किसके कारण से, कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे भोजन में चीनी और स्टार्च यानी सरल और जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाए जाते हैं। जैसे ब्रेड, आलू, चावल, इस सब में से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, तो ये हमारे शरीर में क्या प्रदान करती है, तो ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अब कार्बोहाइड्रेट, जैसे ये ब्रेड, आपको ये ब्रेड दिख रहा है, तो इससे हमको क्या मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट। ये आलू से हमें क्या मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया, एक सरल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो सरल कार्बोहाइड्रेट यह एकल मोनोसेकेराइड इकाई होती है। कौन, सरल कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, यह एकल मोनोसेकेराइड इकाई होती है। यह भोजन में कुछ मिठास को जोड़ते हैं, कुछ मिठास लगता है, तो वो सरल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कुछ मिठास देता है। जैसे दूध में हल्का हल्का मिठास रहता है, पीते होंगे तो देखते होंगे। फल, सब्जियां, इस सब में क्या रहता है, कुछ मिठास पाई जाती है, वो क्या होती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट होती है। जैसे हम लोग दूध पीते हैं, जो ये विभिन्न तरह के फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब क्या है, तो सरल कार्बोहाइड्रेट। अब कॉम्प्लेक्स यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये क्या होता है, ये पॉलीसेकेराइड होती है। सरल क्या होता है, वो मोनोसेकेराइड होती है, लेकिन ये जटिल क्या होता है, तो ये पॉलीसेकेराइड भी कहा जाता है। यह सरल कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कम मीठे होते हैं। वो क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो जो सरल कार्बोहाइड्रेट है उसकी अपेक्षा ये कम मीठे होते हैं। मीठे तो ये भी होते हैं लेकिन उसकी अपेक्षा कम होते हैं। जैसे यहाँ गेहूं के अनाज, सफ़ेद ब्रेड, गिरी, केक, ये सब में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है। ये जो आपको गेहूं दिख रहा है इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो ये रहता है आपको कॉम्प्लेक्स यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट रहता है। अब जो होता है कार्बोहाइड्रेट को हमको पता कैसे चलेगा, अगर हमको इसको जांच करना होगा तो कैसे जांच करेंगे, तो उसको समझ लेते हैं। तो हमने नोट में बताया कि इसको कैसे जांच करेंगे। तो हम किसी विशेष पदार्थ पर पतला आयोडीन की घोल 2 से 3 बूंद डालकर यह जांच सकते हैं कि
खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो चलिए इसको जांच करके देखते हैं। तो हमने क्या किया कि एक ट्यूब लिया, क्या लिया, एक ट्यूब लिया, उस ट्यूब में हमने फूड सैंपल दे दिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसको फूड सैंपल दिया और इसमें 2-3 बूंद हम क्या दिए, जो आयोडीन दे दिए। तो हमने क्या किया, ऐड फूड सैंपल लिया और उसमें क्या कर दिया, 2-3 ड्रॉप क्या दे दिया, आयोडीन। जब 2-3 ड्रॉप इसमें आयोडीन डाला तो ये क्या पता चला कि बाद में ये जो होता है नीले रंग का हो जाता है। ये जो ट्यूब है इसमें जब आयोडीन का घोल डालते हैं तो वो क्या होता है, नीले रंग। इससे क्या पता चलता है, यदि आयोडीन अपना रंग बदलकर नीला कर लेता है तो हमें यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट वास्तव में है। तो ये प्रयोग करके हम घर पे भी देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है हमारे भोजन में। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2-3 बूंद हम क्या डाल देंगे, आयोडीन, और उसको चेक करेंगे। तो अगर वो नीला काला हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो उस भोजन में, यानी उस भोजन के सैंपल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब उससे आगे समझते हैं प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो प्रोटीन समझते हैं प्रोटीन के बारे में। अब ये प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन ये हमारे शरीर को बढ़ने और खुद की मरम्मत करने में मदद करने का बहुत आवश्यक कार्य करता है। हमारे शरीर में जो कोई भी चीज़ दिक्कत होती है तो उसको खुद से मरम्मत कौन करता है, तो ये प्रोटीन की सहायता से होता है। और शरीर की वृद्धि होने में कौन सहायक होता है, तो प्रोटीन। यह हमें किससे मिलती है, तो दूध, ये जो दूध देख रहे हैं, दाल जो होता है, मांस, सोयाबीन आदि खाद्य पदार्थों से में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। तो ये जो आपको दूध दिख रहा है इसमें भी क्या रहता है, प्रोटीन। दाल में प्रोटीन होता है, मांस में भी प्रोटीन होता है, और ये सोयाबीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में क्या पाया जाता है हमें, तो ये प्रोटीन पाया जाता है। अब उससे आगे समझते हैं, अब समझते हैं प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को एक दूसरा नाम इसको क्या कहा जाता है, तो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को बॉडी बिल्डिंग खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है। किसको, प्रोटीन को कहा जाता है। अब समझते हैं वसा। वसा क्या होता है, तो वसा ये हमारे शरीर में किस तरह से सहायक होता है उसको समझ लेते हैं। तो वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा तो कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट भी देता है, लेकिन वसा भी जो क्या होता है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है। वास्तव में वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट तो ऊर्जा देती है, लेकिन उससे अधिक हमें कौन देता है, तो वसा जो है ये हमें क्या देती है, फैट्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं फैट्स। ये हमें क्या देती है, उसके कार्बोहाइड्रेट के मामले में क्या देती है, ज़्यादा ऊर्जा देती है। शरीर वसा का उपयोग ईंधन स्रोत के रूप में करता है। ईंधन स्रोत के रूप में किसका प्रयोग करता है शरीर, तो वो वसा यानी फैट्स का करता है। वसा जो है शरीर में विटामिन ए, डी, ई और के अवशोषित करने के लिए आवश्यक है। अगर विटामिन शरीर में ए, डी, ई, के जो अवशोषित होता है वो किसकी सहायता से, तो वो होता है वसा की सहायता से। यह हमें किससे प्राप्त होती है, वसा जो है वो हमें किस किस चीज़ों से मिलती है, तो उसको समझ लेते हैं। तो वो हमें मिलती है मक्खन, पनीर, तेल, इससे सबसे क्या मिलती है, हमें वसा मिलती है। ये जो मक्खन है, मक्खन से हमें, जो कृष्ण जी मक्खन खाते थे उससे उन्हें क्या मिलता था, तो ऊर्जा मिलता था। तब वो ज़्यादा नटखट शरारत करते थे। ये पनीर से भी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। तेल से भी क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा यानी वसा मिलती है। तो वसा किस किस चीज़ों से मिलती है, तो मक्खन से मिलती है, पनीर से मिलती है और तेल से मिलती है और सारे चीज़ों से मिलती है। अब समझते हैं उससे आगे विटामिन। अब विटामिन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो विटामिन क्या होता है, तो विटामिन हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाने में मदद करता है। कोई तरह का अगर बीमारी हो जाता है तो उससे बचाने, अगर होने से पहले, अगर मान लीजिए किसी विटामिन की कमी से क्या होता है, अगर विटामिन कमी हो जाता है तो शरीर में कोई न कोई बीमारी उत्पन्न हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। तो विटामिन हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाने में मदद करता है। जैसे हमारी आँखों, मसूड़ों, हड्डियों, दांतों को अच्छे आकार में रखने में भी मदद कौन करता है, हमें विटामिन करता है। अगर विटामिन ना हो तो हमारे शरीर की देखभाल सही से नहीं हो पाएगी, हम हर हमेशा क्या रहेंगे, बीमार रहेंगे। अब विटामिन जो होता है, विभिन्न प्रकार के विटामिन और उनके उपयोग क्या क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो चलिए उनको समझते हैं। अब वो क्या क्या है इसको समझ लेते हैं। चलिए अब समझते हैं इसको। अब इसमें देखिए विटामिन ए,
विटामिन ए हमको पहले मिलता किससे है उसको समझ लेते हैं। तो विटामिन ए जो होता है वो हमको किससे मिलता है, तो वो पत्तेदार हरी सब्जी, संतरा, गाजर, कद्दू, सोया, शकरकंद, ये सब चीज़ से हमें क्या मिलती है, विटामिन ए मिलती है। इसका कार्य क्या है, हड्डियों, त्वचा, ऊतकों और दांत को स्वस्थ रख। लेकिन इसके कमी से होता कौन को क्या चीज़ है, तो रंग अंधापन यानी कलर ब्लाइंडनेस, इंग्लिश में सुनेंगे कलर ब्लाइंडनेस, ये किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की। रतौंधी, उसके बाद रात में खराब दृष्टता, मतलब रात में सही से नहीं दिखता है, वो किसकी कमी से, तो ये आपको विटामिन ए की कमी से ये सब प्रॉब्लम आती है। अब समझते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 क्या है, इसका दूसरा नाम होता है थायमीन। इसको क्या कहते हैं, थायमीन भी कहा जाता है। ये हमें किससे मिलती है, तो सूखी जड़ी बूटियों, सूरजमुखी के बीज, साबुत अनाज, तिल के बीज और भूरे चावल से, ये सब चीज़ से हम क्या मिलती है, ये हम इससे मिलती है, हमें विटामिन बी1 मिलती है। अब विटामिन बी1 मिलती है और इसका कार्य क्या है, तो कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में सक्षम बनाता है। कौन, विटामिन बी1। इसका कार्य क्या है, तो कोशिकाओं को कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में सक्षम कौन बनाता है, तो ये आपका विटामिन बी1 कराता है। इसकी कमी से और कौन कौन सा रोग होता है, तो बेरी, भूख ना लगना, वजन कम होना, ये सब जो बीमारी होता है किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी1 की कमी से। अब दूसरा आता है विटामिन बी2। बी2 का दूसरा नाम है राइबोक्लोविन। क्या है, राइबोक्लेविन। इसका स्रोत क्या क्या है, तो बादाम है, शतावरी है, केला है, सूखा मसाला है, ये सब चीज़ से हमको क्या मिलता है, तो विटामिन बी2। अब इसका कार्य क्या है, तो शरीर के विकास और आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं को बनाए रखने में मदद कौन करता है, तो ये विटामिन बी2। अब इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो त्वचा संबंधी विकार यानी त्वचा से संबंधित जितने भी विकार यानी रोग उत्पन्न होते हैं वो किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन बी2 की कमी से होता है। अब अगला आता है विटामिन बी12। बी12 इसका दूसरा नाम होता है, इसको कहते हैं साइनोकोबालामिन। क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन कहते हैं किसको, विटामिन बी12 को। ये मिलता किससे है, मटन से, मछली, बीफ यानी शुगर का मांस, उसके बाद झींगा मछली, उसके बाद अंडे, सीप, केकड़ा, ये सब से हमें क्या मिलती है, विटामिन बी12 मिलती है। इसका कार्य क्या है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और आरबीसी के रख रखाव में मदद करता है। कौन, तो ये हमारे विटामिन बी12 मदद करता है। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो पीली त्वचा, आरबीसी की कमी, कम सहन शक्ति और कम भूख, ये सब किसका कारण है, तो ये विटामिन बी12 के कमी के कारण ये सब रोग उत्पन्न होता है। अब आगे समझते हैं, विटामिन सी। अब विटामिन सी को समझ लेते हैं। अब विटामिन सी का स्रोत क्या क्या है, तो उसको समझ लेते हैं। तो विटामिन सी जो हमें मिलता है ये किससे मिलता है, तो ताजी जड़ी बूटियों से, फूल गोभी से, पपीता से, संतरा से, स्ट्रॉबेरी से, अमरूद से, ये सब चीज़ों से हमें क्या मिलती है, तो हमें क्या मिलती है, विटामिन सी। अब इसका कार्य क्या है, तो स्वस्थ मसूड़ों और दांतों को बढ़ावा देता है। कौन, विटामिन सी देता है। अब इससे की कमी से क्या क्या होता है, तो स्कर्वी यानी मसूड़ों की बीमारी यानी मसूड़ों में सूजन जो आती है वो किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से होता है। अब आगे समझते हैं विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, तो विटामिन डी हमें पहले मिलता किससे है, तो ये हमें धूप से मिलता है, मशरूम से मिलता है, कलेजी मछली और अंडे से विटामिन डी मिलता है। इसका कार्य क्या है, हड्डियों, दांतों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक होता है। कौन, तो ये आपका विटामिन डी। इसकी कमी से क्या क्या होता है, तो रिकेट्स नामक बीमारी, ऑस्टियोमलेशिया, उसके बाद हड्डियों का कमजोर होना और नरम होना, ये सब किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। अब आगे आता है विटामिन बी। विटामिन ई क्या है, विटामिन ई। अब विटामिन ई की कमी से क्या क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो विटामिन ई की कमी से हमें विटामिन ई ये कहाँ से मिलता है, तो सोयाबीन तेल, लाल मिर्च पाउडर, हरा जैतून और पका हुआ पालक से हमें क्या मिलता है, विटामिन ई मिलता है। इसके कार्य क्या है, तो विटामिन के प्रसंस्करण और आरबीसी के निर्माण में कौन मदद करता है, तो विटामिन ई मदद करता है। कौन करता है, विटामिन ई मदद हमें करता है। अब आगे समझते हैं,
इसकी कमी से क्या क्या होती है? तो मांसपेशियों में कमजोरी और तंत्रिका आवेगों के संचरण में समस्या उत्पन्न होता है। किसकी कमी से? तो विटामिन ई की कमी से हमें ये सब बीमारी को झेलना पड़ता है। अब लास्ट आता है विटामिन के। अब विटामिन के का कार्य क्या है और ये मिलता किससे है उसको समझ लेते हैं। तो हरी पत्तेदार सब्जियां और सोयाबीन तेल, ये सब चीज़ से हमें क्या मिलती है? तो विटामिन के मिलती है। और इसका कार्य क्या है? तो रक्त जमाव के लिए आवश्यक है। इसका जो कार्य होता है वो क्या, इसमें इसका जरूरत कहाँ पड़ता है? तो रक्त जमाव के लिए कौन होता है? विटामिन के की जरूरत होती है। इसके कमी से क्या होता है? तो घाव के से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। मतलब क्या, खून अगर मान लीजिए कहीं कट लग गया तो वो रक्त रुकता ही नहीं है। अगर ये किसकी कमी हो जाती है? तो विटामिन के की कमी हो जाती है। अब आगे समझते हैं। ये तो हमने पढ़ा विटामिन, विभिन्न प्रकार के विटामिन के उपयोग कहाँ कहाँ है। अब समझते हैं खनिज। अब ये खनिज क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो खनिज क्या होता है? तो खनिज का उपयोग शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों जैसे मजबूत हड्डियों के निर्माण, दिल की धड़कन को बनाए रखने, हार्मोन बनाने आदि के लिए किया जाता है। किसका? खनिज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? खनिज का उपयोग किया जाता है। किसमें? तो दिल की धड़कन, हार्मोन बनाने आदि में किया जाता है। अब ये जो खनिज है, ये जो खनिज है, ये जो खनिज है, ये खनिज में कौन कौन चीज पाए जाते हैं उसको समझ लेते हैं। तो प्रमुख 5 खनिज जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये सब प्रमुख 5 खनिज हैं। खनिज युक्त खाद्य पदार्थों के उदाहरण में पत्तेदार सब्जियां, मछली, ये सब से हमें क्या मिलती है? खनिज मिलती है। फास्फोरस के स्रोत क्या क्या हैं उसको समझ लेते हैं। फास्फोरस किस किस चीज से मिलता है? तो हमें दूध, केला, गेहूं, ये सब चीज से हमें क्या मिलती है? फास्फोरस मिलती है। लोहे हमें किस किस चीजों से मिलती है? तो पालक, सेब, यकृत यानी लीवर को खाने से हमें क्या मिलती है? तो हमें लोहे की प्राप्ति होती है। अब ये समझते हैं खाद्य पदार्थ। अब खाद्य पदार्थ क्या क्या है तो वो समझ लेते हैं। अब खाद्य पदार्थ को समझते हैं। तो आहारी रेशे, आहारी रेशे या कच्चा चारा, ये रेशे होगा, आहारी रेशे या कच्चा चारा, ये क्या होता है? तो आहारीय फाइबर हमारे शरीर को ऐसा कोई पोषण प्रदान नहीं करता है। आहारीय रेशे जो होता है हमें कोई पोषण प्रदान नहीं करता है, लेकिन फिर भी भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वह भोजन की आसान अवशोषण में मदद करता है। कौन? आहारीय फाइबर यानी जो आहारी रेशे यानी कच्चा चारा होता है। और मल त्याग में मदद करता है। कौन? ये आपका आहारीय रेशे जो होता है। और कब्ज को रोकता है। तो हमें ये जो आहारीय रेशे होती है ये पोषक तत्व तो नहीं है, लेकिन ये हमारे पाचन में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। भोजन को अवशोषण करने में मदद करते हैं, मल त्याग करने में मदद करते हैं और कब्ज होने से रोकता है। कौन? ये आहारीय रेशे। अब आहारीय रेशे यह क्या होता है? यह हमारे शरीर को बिना पचे भोजन से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। कौन? ये आपका आहारीय रेशे यानी कच्चा चारा। आहारीय रेशे का दूसरा नाम क्या है? तो रुक्षांश कहा जाता है। आहारीय रेशे का दूसरा नाम क्या है? इसे रुक्षांश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुक्षांश भी। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? तो साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजा फल और सब्जियां, ये सब क्या है? ये सब आपके क्या है? तो ये सब हैं रुक्षांश के स्रोत। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये सब चीजों से क्या मिलती है? हमें रुक्षांश मिलती है। क्या मिलती है? रुक्षांश मिलती है। जितने भी साबुत खाद्यान्न है जो मतलब हटाया नहीं गया वो साबुत है, तो वो सब चीजों से हमें क्या मिलती है? रुक्षांश मिलती है। अब आगे समझते हैं पानी। अब पानी क्या है हमारे शरीर के लिए? और पानी हमारे भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने का आवश्यक कार्य करता है। यह हमारे शरीर से पसीने और मूत्र के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। ये जो पानी आप दिख रहा है पानी, ये पानी हमारे शरीर में किस तरह से सहायक होता है? तो ये जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में, अगर मान लीजिए पानी की कमी हो जाती है तो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में जितने भी होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते, तो वो उसमें सहायक कौन होते हैं? तो ये पानी सहायक होते हैं। अब आगे समझते हैं। चलिए अब आहार क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो आहार क्या होता है?
तो आहार सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं, जो भी हम खाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? वो आहार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आहार। अब उसी में आता है संतुलित आहार। क्या होता है? तो हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। हमारे शरीर को जो आवश्यकता है वो सभी तत्व अगर भोजन में पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं, यानी सही आहार कहते हैं, यानी सही भोजन हम कर रहे हैं। अब आगे समझते हैं, ये जो संतुलित आहार है ये क्या क्या है? तो दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, ये सब क्या है? केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल सब्जियां, ये सब में क्या पाया जाता है? ये सब अगर हम लोग खाते हैं तो ये क्या है? संतुलित आहार है। आगे समझते हैं। आगे अब नोट कुछ है उसको समझ लेते हैं। चलिए, उसके बाद मेरा खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। चलिए नोट में समझ लेते हैं। तो नोट में क्या है? फलों, दालों, चावल और सब्जियों को बार बार धोने से आवश्यक विटामिन और खनिज काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए घर में मम्मी गुस्साती हुई कि ज़्यादा मत कोई भी चीज़ को धोया करो, नहीं तो उसमें आवश्यक जो विटामिन प्रोटीन है वो निकल जाती है। तो क्या होता है? फलों, दालों, चावल और सब्जियों को बार बार धोने से आवश्यक विटामिन और खनिज काफ़ी मात्रा में क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों को पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले और अतिरिक्त पानी को फेंकने से उनमें मौजूद प्रोटीन और खनिज काफ़ी मात्रा में क्या होता है? नष्ट हो जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, दाल में ज़्यादा पानी होता है तो अक्सर लोग फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना नहीं चाहिए। उसमें भी क्या होता है कि उस जो एक्स्ट्रा जो पानी है उसमें भी क्या निकल जाता है? प्रोटीन से निकल जाता है, इसलिए उसको नहीं फेंकना चाहिए। अब आगे समझते हैं। यह सर्वविदित सत्य है कि खाना पकाते समय गर्मी में विटामिन सी नष्ट हो जाता है। जब अगर खाना हम पकाते हैं तो वो ये मतलब क्या सत्य है, एक मतलब सर्वविदित सत्य है क्या, जो विटामिन सी क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तो इस टॉपिक में आज के ये जो एनसीईआरटी क्लास 6 का जो आज का टॉपिक था, इसमें आपका बस इतना ही था। एनसीईआरटी ये जो हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़े हैं इसमें बस इतना ही था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो कैसा लगा तो वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।